दाखी दिल की दा। मैं 15 बरस की नादान लड़की, जमाने की ऊंच नीच से नावाकिफ थी, दुनिया को अपनी सादा व मासूम जज्बात की नज़र से देखती थी। तब ये दानियाँ मुझको बड़ी भली लगती थी। अगरचे गुर्बत के मनहूस साए हर दम मेरी माँ के दिल में अंधेरा ढाए रहते थे, फिर भी मैंने कभी जिंदगी को बहुत ज्यादा तल्ख और नाकाबिल बर्दाश्त महसूस न किया था। रूखी सूखी जो तो मिल ही जाती थी। अभी आरज़ू की दानिया में हलचल ना मची थी, ना ख्वाहिशों के गुंचों ने आंखें खोल कर दिल में चटकना सीखा था। ना घरों के काम करती थी, बाप था ही नहीं। हम 3 बहनें घर में ही मेहनत मशक्क़त का काम कर लिया करती थी। बड़ी 2 बहनों को कढ़ाई सिलाई अच्छी आती थी। मैं क्योंकि सबसे छोटी थी, इसलिए इस जिम्मेदारी से भी तकरीबन आज़ाद समझी जाती थी। मन चाहा तो 2 टाके लगा दिए, वरना नहीं। माँ काम पर जाती, बहनें घर के काम में या फिर कढ़ाई सिलाई में मसरूफ हो जाती। मैं बेकार में इधर अलिफादिर खिड़कियों में से सड़क पर झांकती, कभी छत पर चढ़ जाती। हर जगह तन्हाई काटने लगती और दिल कहीं भी ना लगता। अम्मा को साथ ले जाने पर एतराज़ था और मेरी यह ख्वाहिश होती कि किसी तरह उनके साथ लगी फिरो। मुझे दूसरों के घरों से बड़ी दिलचस्पी थी। मज़े मज़े की बातें सुनने को मिलते, दिल सारा दिन बहला रहता, इसलिए कभी कभार मौका निकाल कर माँ के साथ चिपक जाती थी। माँ को बहनों की शादी की बहुत फिक्र थी। उनका अभी तक कहीं भी रिश्ता तय न हो सका था। ये नहीं कि रिश्ते आते न थे, रिश्ते बहुत आते थे, मगर सभी आखिर में मुझको पसंद कर लेते थे। मैं दोनों बहनों से ज़्यादा खूबसूरत, सेहतमंद और कम उम्र थी, इसलिए जो लोग बहनों को देखने आते, मुझे देखकर अपना इरादा बदल देते। जाहिर है अम्मा को बड़ी लड़कियों की फिक्र थी, मेरा रिश्ता कैसे कर देती। वो साफ कह देती कि जब तक मेरी बड़ी लड़कियों के हाथ पीले नहीं हो जाते, छोटी के रिश्ते का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर आने वाले खाली हाथ लूट जाते। एक रोज उम्मी ने मुझे समझाया, देखो हुमैरा, जब तुम्हारी बड़ी बहनों के रिश्ते के लिए लोग आए तो तुम सामने मत आना। जब तक दोनों के रिश्ते तय न हो जाए, तुम्हारा सामने आना ठीक नहीं है। इस बात को समझकर ध्यान में रख लो। मैं ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई कि मेरे सबब से उनके रिश्ते ना हो सकते थे। मैं खुद को अपनी बहनों की खुशियों का कातिल समझने लगी और एहसास जुर्म में मुब्तला हो गई। यहाँ तक कि अब मैं अपनी बहनों के सामने आने या उनसे आंख मिलाने से भी हिजाब महसूस करने लगी थी। एक रोज मेरी खाला आए। उस वक्त उम्मी सामने के बंगलों में काम करने गई हुई थी। खाला कहने लगे, हुमैरा, आज तेरी माँ से बहुत जरूरी काम है। क्या ये नहीं हो सकता कि तो माँ को कहीं से बिला के ले आ? मैंने कहा, ये भी कोई बड़ी बात है? माँ सामने के घरों में काम करने गई है, मैं अभी जाकर बिला लाती हूँ। मैं दिल ही दिल में सोचे जा रहा थी कि जरूर खाला मेरी बहनों के लिए रिश्ते की बात करने आई होंगी। इससे जरूरी बात भला और क्या हो सकती है। मैं सबसे पहले मुल्क साहिब के घर गई, क्योंकि उम्मी पहले वहीं जाती थी। इसके बाद दूसरे घर का नंबर आता था। मैंने घंटी बजाई, दरवाजा खुला और मुल्क साहिब का लड़का अख्तर बाहर निकला। मैंने इसके चेहरे पर एक उचटती हुई नजर डाली और स्पाट आवाज में दरियाफ्त किया कि क्या मेरी माँ अंदर है। उसने मेरा रास्ता छोड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, वो अंदर है। मैं बिलाझिझक अंदर चली गई, क्योंकि मैं अक्सर उनके घर आती थी। मुल्क साहिब की बीवी अच्छी औरत थी और हम माँ बेटियों से बेहतर सलूक रखती थी। मैं सीधी गुस्ल खाने की समत गई, जहाँ उम्मी कपड़े धो रही होती थी, मगर इस वक्त गुस्ल खाने में नहीं थी। वापस आकर अख्तर से दरियाफ्त किया कि घर में तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। माँ कहाँ है? वो बोला, उधर अंदर कमरे में है। मैं समझी कि वहां झाड़ू पोंछा कर रही होंगी। मैं बेधड़क कमरे में चली गई। जो ही मैं अंदर दाखिल हुई, अख्तर भी वहां आ गया। कमरा खाली था। मैं हैरत से अख्तर की तरफ देखने लगी, फिर समझ गई कि घर खाली है और अख्तर मुझे घेर कर यहाँ लाया। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझको बाहर जाने दो, वरना इतना शोर मचाओगी कि लोग तुमको घर के अंदर आकर पकड़ लेंगे। वो बड़ी ढिठाई से बोला, इसमें तो तुम्हारी बदनामी होगी, भला मेरा किया जाएगा। तुम तो खामखा डर रही हो, मुझे जाने दो। खाला इंतजार कर रही होंगी। एक शर्त पर जाने दूंगा,
میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ذرا میرا سر دبا دو۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ شرط اتنی سادہ نہیں ہے، تاہم کیا چارہ تھا کہ میں اس کا سر دبا دوں؟ شاید اتنی دیر میں کوئی آ جائے اور میں تباہ ہونے سے بچ جاؤں۔ میں نے کہا اچھا تم کرسی پر بیٹھو، میں دبا دیتی ہوں مگر جلدی مجھ کو جانے دینا۔ خالہ گھر پر میرا اور امی کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ابھی میں بات پوری نہ کر پائی تھی کہ اختر نے میری کلائی کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا ظاہر ہے اس کی وضاحت کرنا بیکار ہے۔ جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اس طرح اور اچانک پیش آ گیا کہ مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع ملا اور نہ ہی فرار کا کوئی رستہ نظر آیا۔ اب اختر مزے سے بیٹھا ہنس رہا تھا اور میں رو رہی تھی۔ غم اس قدر تھا کہ کلیجہ پھٹ رہا تھا، مگر اس ظالم کو میرے ڈاکے کا ذرا احساس نہ تھا۔ وہ تو ایسے خوش تھا جیسے اس نے کوئی دانیہ فتح کر لی ہو۔ جب کافی دیر ایسے ہی گزر گئی تو وہ بولا، اب خدا کے لیے جاؤ، کوئی آ جائے گا اور تم کو اس حال میں دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ میرا تو کچھ نہیں جائے گا۔ ظاہر ہے یہ میرا گھر اور میں اس کا مالک ہوں، تم ہی بے آبرو کر کے یہاں سے نکالی جاؤ گی، تیری ماں کی نوکری بھی جائے گی۔ یہ آنسو بہانا چھوڑ، یہ تو بس گھڑی بھر کے ہے، کل دیکھنا کیسے خود مسکراتی ہوئی آئے گی۔ میں اس کی باتوں پر دل ہی دل میں بد دعا دیتی رہی۔ الفاٹے کے جانا تو میں چاہ رہی تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے روح کو جسم سے جدا کر لیا ہو اور اب اپنی لاش کو خود اٹھائے جانا دشوار ہو گیا ہو۔ ذرا غم کم ہوتا تو اٹھ کر گھر جاتی۔ ابھی میں بیٹھی رو رہی تھی کہ دروازہ بجنے کی آواز آئے۔ اختر گھبرا گیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اپنے دادا کو کھڑا پایا۔ وہ تو لاہور میں تھے اور اچانک اس وقت آ گئے تھے۔ اختر کو آسمان گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح اپنے دادا کو وہاں سے سیدھے ان کے کمرے کی جانب لے جائے، مگر کمرے کی جانب جاتے ہوئے بھی راہداری سے گزرنا ضروری تھا۔ جب میری سسکیوں کی آواز سنی تو بجائے اپنے کمرے کی طرف جانے کے میری جانب چلے آئے۔ میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور رونے کا سبب پوچھا۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں اور بھیگی ہوئی آواز کے ساتھ اپنے یہاں آنے اور ماں کو تلاش کرنے کی داستان سنائی۔ میری بپتا سن کر ان کا چہرہ کئی رنگ بدل رہا تھا۔ اسی وقت امی اور ملک صاحب کی بیگم بھی آ گئیں۔ بیگم صاحبہ امی کو اس دن اپنے ساتھ بازار لے کر چلی گئی تھیں۔ انہوں نے اچانک جو فضا کو پراسرار پایا تو دونوں حیرت سے ہمیں دیکھنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اختر ڈرا سہما پریشان سر جھکائے کھڑا تھا۔ میری آنکھیں رو رو کر سارخ ہو چکی تھیں۔ بال بکھرے ہوئے اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور دادا جان غصے میں کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے گرج کر بہو سے کہا، آج جو تمہارے اکلوتے لڑکے نے اس غریب بچی سے سلوک کیا ہے، میں اس کا قصور کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اب تم خود اس کی سزا تجویز کرو، ورنہ میں اس کو ایسی کڑی سزا دوں گا کہ یہ یاد کرے گا۔ اس پر امی بولے، بڑے صاحب آپ اپنے پوتے کو کڑی سزا نہ دیں، غلطیاں بچوں سے ہو جاتی ہیں، قصور تو میری اپنی لڑکی کا ہے۔ میں نے اسے 1000 بار کہا ہے کہ گھر میں رہا کرے، میرے پیچھے پیچھے نہ آیا کرے، پھر بھی اس کے پاؤں گھر میں نہیں ٹکتے تھے۔ سزا تو میں اسے کڑی دوں گی۔ میری بہن رشتہ لانے والی تھی بڑی لڑکی کے لیے، اب میں پہلے اس کی شادی کر کے اس کو گھر سے نکالتی ہوں تاکہ مجھے سکہ سانس ملے۔ بیٹی زینب تم کیسی بات کر رہی ہو؟ تمہاری بیٹی ہماری بھی عزت ہے۔ تم لوگ ہمارے گھر کام کرنے آتی ہو اور جب ہماری دہلیز پار کر کے گھر کے اندر آ جاتی ہو تو تم لوگوں کی عزت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اس وقت تم گھر جاؤ، دیکھو تمہاری بہن کیا سندیسہ لائی ہے۔ اگر وہ رشتہ لائی ہے اور رشتہ مناسب ہے تو لڑکے اور اس کے خاندان سے ہم کو ملواؤ اور بات پکی کر دو۔ صاحب، بات پکی کرنے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے۔ گھر میں 2 سیر مٹھائی خریدنے کو رقم نہیں ہے۔ رشتہ اچھا ہوا بھی تو اتنی جلد بات پکی کیوں کر ہوگی، جبکہ 2-4 لوگوں کا منہ میٹھا کرنے تک کی توفیق نہیں ہے۔ اس کی تم فکر نہ کرو، گھر جاؤ اور کل آ کر تمام حالات سے آگاہ کرنا۔ امی گھر آ گئیں، خالہ نے رشتہ بتایا اور بولے، سوئی پھر وہیں اٹکی ہوئی ہے، ان کو تمہاری بڑی لڑکیوں کا نہیں، عمیرہ کا رشتہ ہی چاہیے اور تم پھر انکار کر دو گی۔ نہیں، اب یہ نہ کہوں گی۔
बेहतर है कि पहले इसकी कर दूं कि ये अब बड़ी हो गई है। बड़ी वाली मेरी दोनों बेटियां तो फिर भी घर की चार दीवारी के अंदर ही बैठी रहती हैं, लेकिन इसके पीर एक जगह नहीं टिकते। मुझे इससे ज्यादा खतरा रहने लगा है। खाला बोले, आज तो मैंने इसको तुम्हारी तरफ भेजा था मगर उसने बहुत देर कर दी, अब इंतजार करके जाने ही वाली थी। अम्मा ने खाला काला यार शक्ता मेरे लिए कबूल करते हुए हाँ कह दी। खाला से कहा कि कल लड़के और उसके घर वालों को ले आना। खुशहाल लोग हैं, लड़का भी मैट्रिक पास है, लेकिन तुमको भी थोड़ा सा तो जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। खाला बोले, इसकी फिक्र ना करो, बस कल उन लोगों को ले आना। अगले रोज खाला लड़के वालों को ले आए। लड़का भी आया। वो उनको मुल्क साहिब की कोठी पर ले गईं। बड़े मुल्क साहिब ने उन लोगों को बहुत इज्जत से बिठाया, खातिर तवाज़ु की और शादी की तारीख रख दी गई। उन्होंने मेरी शादी इस कदर अच्छे तरीके और धूमधाम से की जैसे मैं उनकी ही बेटी थी। जहेज भी इतना दिया जैसे कोई साहिब हैसियत अपनी बेटी को देता है। बारात का खाना लाजवाब था। अपने घर के आगे शामियाना लगवाया और मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे राफसत किया, जिससे ससुराल में मेरी इज्जत दागिनी नहीं चौगनी हो गई। उनके इस अमल ने मेरी जिंदगी संवार दी। तब से अब तक मैं अपने ससुराल में राज करती हूँ। बड़े मुल्क साहिब ने रुखसती के वक्त मेरे ससुर को कह दिया था कि हुमैरा को मैंने बेटी बनाया है और उसको मेरी बेटी जैसी ही समझना। इसको कोई तकलीफ ना पहुंचाना, यतीम बच्ची समझकर हम उसके वारिस मौजूद हैं। वो लोग तो बस हक्का बका थे। मुल्क साहिब के सामने भला उन लोगों की दम मारने की क्या मजाल थी। लोग अमीरों को बुरा भला कहते हैं। हमेशा ही ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि उनके सीने में दिल नहीं पत्थर होता है। वो गरीब को इंसान नहीं समझते, मगर बड़े मुल्क साहिब ने मुझे बेटी कहकर ये साबित कर दिया कि बाज़ औक़ात दौलत भी इंसानों के दिलों को नहीं बदलती बल्कि सूना बना देती है। जिनके दिलों में खौफ खुदा होता है और नेकी की शमा रोशन रहती है, उनको दुनिया की कोई शय मगलूब नहीं रख सकती। बेशक मैं एक यतीम लड़की और एक गरीब बेवा नौकरानी की लड़की थी, मगर बड़े मुल्क साहिब ने मुझे बेटी का तारुफ देकर ज़मीन से आसमान तक पहुँचा दिया। मैं आज उनको दुआएं देती हूँ। खादी ने मेरा नसीब अच्छा बनाया कि शादी के बाद मेरे शौहर ने पढ़ाई जारी रखी और एफएससी किया, फिर पुलिस में भर्ती हुए और तरक्की करते करते इंस्पेक्टर के ओहदे पर पहुंचे। मेरे घर खुशहाली आ गई और किसी शय की कमी ना रही। आज इस रोज को याद करती हूँ जब मुल्क साहिब के पोते अख्तर ने मुझे सताया और रुलाया था। मेरा दिल दाखाया था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दाखे दिल की दाआ सुनी और मुझे जिंदगी की हर आसाइश और सभी सिख दे दिए। आपकी पसंद पर शुक्रिया। क्या आपने हमारी कहानी से लुत्फ अंदोज हुआ? अगर हाँ, तो बुराह करम सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की इत्तिला मिलती रहे। अपनी पसंदीदा कहानियों पर लाइक करना भी यकीनी बनाएं और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। हमें ये जानने में दिलचस्पी है कि आप किस कस्म की कहानियां देखना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन मवाद लाते रहें। दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उर्दू कहानियों के इस हुसैन सफ़र में शामिल करें। हमारे चैनल पर मज़ीद बहुत सी दिलचस्प कहानियां मौजूद हैं। आज ही उन्हें दरियाफ़त करें और हमें अपनी पसंदीदा कहानी के बारे में बताएं। शुक्रिया।